नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। संसद पढ़ रहे थे हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में, और संसद में हम आज की क्लास में विधेयकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विधेयकों की प्रक्रिया थोड़ी सी हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है प्रक्रिया, लेकिन आरपीएससी हो सकता है इस बार स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक कोमा लगा लगा के दिए हुए हैं, तो हो सकता है संसद में सवाल डीपली पूछ लिया जाए, अंदर से पूछ लिया जाए। तो विधेयकों के प्रकार और उनकी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे कि किस प्रकार से विधेयकों में प्रकार होते हैं और उनकी पारित होने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो पहले तो आपको ये समझना है कि विधेयक होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि विधेयक क्या होता है। विधेयक होता है, आप देसी भाषा में, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, कुछ पुराने वीडियो से नहीं जुड़े हुए हैं, यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा विधेयक होता है जैसे आप कोई कानून लेकर के आते हैं ना, तो उसका जो शुरुआती नाम होता है ना, वो विधेयक होता है। आप यूँ समझिए कच्चा चित्र, किसी कानून का कच्चा चित्र, कच्चा प्रारूप, और इसी का बाद में नाम बनता है अधिनियम। इसी का बाद में नाम क्या बनता है? अधिनियम। तो दो शब्द आपके दिमाग में कई बार घूमते होंगे, कई बार तो अखबार वाले विधेयक बोलते हैं, कई बार अधिनियम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विधेयक का मतलब होता है कच्चा चित्र कानून का, यानी जो कानून आप बनाने जा रहे हो वो जब तक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, जब तक राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब तक उसका नाम होता है विधेयक। और जैसे ही राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उसका नाम बन जाता है अधिनियम। तो विधेयक अधिनियम में कोई बड़ा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब तक वो प्रक्रिया में रहता है तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी करता है, कानून का रूप धारण करता है, उसका नाम क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्ट, यानी अधिनियम को कहते हैं एक्ट, और विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल। तो ये तो नाम की अगर किसी को गफलत हो तो वो दूर कर लेना। विधेयक मतलब दोनों का चीज़ एक ही है, लेकिन नाम में थोड़ा सा अलग जगह अलग नाम से पुकारते हैं। चलिए, अब वही विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, पहले नोट्स में ध्यान मत दो, मैं जो लिखा रहा हूँ उस पर देखो। विधेयक के आपको 4 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 4 प्रकार आपको मिलेंगे। 5 या 6 भी बना सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो 4 प्रकार बनते हैं। पहला प्रकार जो होगा उसे हम कहेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा विधेयक होगा जिसे हम कहेंगे धन विधेयक। दूसरा प्रकार होगा उसे हम कहेंगे धन विधेयक। तीसरा प्रकार होगा उसे कहेंगे वित्त विधेयक। कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम का वित्त विधेयक है, वास्तव में आपको 3 ही प्रकारों पर ध्यान देना है। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार आपको विधेयकों को याद करना है। मैं कहूँ आपको 3 ही करने हैं। वित्त विधेयक को भूल जाना। वित्त विधेयक का प्रकार साधारण विधेयक की तरह ही होता है, कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ वित्त नाम आया, थोड़ा अलग रखना है। तो साधारण विधेयक साधारण ही होता है, कुछ खास नहीं होता। धन विधेयक अलग प्रकार का होता है, थोड़ा इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और संविधान संशोधन विधेयक, ये आप पढ़ चुके हो जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने देखी। मतलब ऐसा कोई कानून आप लेकर आ रहे हो, ऐसा कोई प्रावधान लेकर के आ रहे हो, ऐसा कोई बिल रख रहे हो जिससे संविधान के अंदर ही बदलाव कर रहे हो, तो उसे आप संविधान संशोधन विधेयक कहेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? संविधान संशोधन जब पढ़ा तो हमने इसकी प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ ली। हमें साधारण विधेयक के बारे में पढ़ना है, हमें धन विधेयक के बारे में पढ़ना है। वित्त विधेयक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो चाहो तो, क्योंकि भाई पढ़ाने को तो पूरा पढ़ सकते हो, मनाही नहीं है कोई भी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से जो सवाल वित्त विधेयक से और वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच में अंतर करने का सवाल हिंदुस्तान का शायद ही कोई एग्जामिनर कोशिश करे यहाँ से सवाल बनाने की, क्योंकि वो खुद पूरा उसका 100% सही आंसर नहीं ढूंढ कर दे सकता जब तक कि वो संविधान विशेषज्ञ ना बन जाए, तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, आप साधारण विधेयक के बारे में पढ़ो, और मैं तो कहता हूँ पूरा चैप्टर ही जो है ना, ये इसकी प्रक्रिया वाला, ये कम महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये काम उनका है जो एमपी बन जाते हैं। बच्चों को अभी इतनी सारी प्रक्रिया समझने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। लेकिन आरपीसी इस बार तो टॉपिक इन्होंने स्पेसिफिक दे रखे हैं, थोड़ा सिलेबस उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस कर दिया, तो हो सकता है भाई डीप सवाल पूछ लें, तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ से सवालों को पुख्ता करेंगे। यहाँ से सवाल आएगा तो गलत नहीं करोगे, इस बात की आपको गारंटी मिल जाएगी, क्लियर। चलिए विधेयक हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हम देखेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दो प्रकार का होता है, मतलब साधारण विधेयक के अंदर भी दो प्रकार हो गए, एक का नाम है निजी विधेयक और एक का नाम है सरकारी विधेयक। मतलब हमने जो 4 प्रकार के विधेयक पढ़े ना, उसमें जो पहला प्रकार है उस प्रकार का नाम है साधारण विधेयक, ठीक है। साधारण विधेयक के भी दो प्रकार हैं, एक प्रकार का नाम है निजी विधेयक, एक प्रकार का नाम है सरकारी विधेयक। निजी विधेयक क्या होता है, अगर कोई विधेयक उसको एक निजी मेंबर लेकर के आए, एक साधारण सदस्य लेकर के आए, एक प्राइवेट मेंबर लेकर के आए, मतलब कोई सांसद लेकर के आए, वो केवल सांसद ही हो, मंत्री ना हो, तो उसके द्वारा लाए गए विधेयक को हम क्या कहेंगे, निजी विधेयक कहेंगे। और यदि किसी विधेयक को मंत्री लेकर के आए, सरकार का कोई मंत्री पेश करे, तो उसे हम कहेंगे सरकारी विधेयक। बात समझ में आई, दो प्रकार का होता है। चलिए अब इसके बारे में जो पॉइंट बन रहे हैं वो समझो। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक, दो सदन होते हैं ना हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, तो चाहे तो लोकसभा में पेश कर दो और चाहे तो राज्यसभा में पेश कर दो, जहां आपका मन करे, जहां आपकी सुविधा है वहां पेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। विधेयक जब किसी सदन में पेश किया जाता है तो उसे 3 पठन से, अब यहाँ मतलब तीन स्टेज हो गए। 3 पठन का मतलब क्या होता है, 3 स्टेज आपको यहाँ समझना है, 3 स्टेज से गुजरता है। तो पहला स्टेज जिसे प्रथम पाठन कहते हैं वो क्या है। अब जनरली क्या है, मंत्री ही पेश करता है। भाई प्राइवेट मेंबर को पता है, जैसे आप अगर केवल एमपी हो तो आप किसके बलबूते पर वहाँ रख रहे हो, अगर सरकार से बन रही होती तो मंत्री खुद ही रख देता। तो प्राइवेट मेंबर तो बिल बहुत ही कम चांस, अपवाद स्वरूप ही लेकर के आएगा। लगभग सभी बिल कौन लेकर के आते हैं, मंत्री ही लेकर के आते हैं, इसलिए इन्होंने मंत्री लिखा है, क्लियर। मंत्री विधेयक को पेश करता है। विधेयक का सामान्य परिचय दिया। तो ये प्रथम पाठन जो है ना, इसमें क्या करते हैं, एक सामान्य परिचय रखा जाता है सदन के सामने। आप मान लो मंत्री हो, आपने बिल पेश किया तो आप ले गए अपना वो जो एक पेपर ले गए, 15-20 पेज का जो भी आपके पास फाइल है, वो फाइल ले गए, आपने बेंच पर रखी और बताया कि भाई हमारी सरकार ये वाला बिल लेकर के आ रहे हैं, इसका ये नाम है और इसके ये उद्देश्य हैं, ठीक है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इस प्रथम पाठन वाली स्टेज, पहली स्टेज पर कोई चर्चा हो, अल्लाह बातचीत, भाई ये अच्छा है, ये हटाओ, ये जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही कोई संशोधन होता है। यानी यहाँ से ना तो कोई चर्चा होती है और ना ही कोई संशोधन होता है, ठीक है। यहाँ रखने के बाद उसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है और इससे इस पूरी प्रक्रिया जब आपने अखबार में डाल दिया, अखबार कौन सा, सरकारी गजट होता है, उसमें इसको प्रकाशित छपवा दिया जाता है कि भाई ये बिल आने वाला है, अगले समय में भारत में एक नया कानून बनने जा रहा है। और जब ये इसको प्रकाशित होता है तो ये वाली प्रक्रिया क्या कहला जाती है, प्रथम पाठन कहलाता है, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। ये प्रथम पाठन क्या, एक तरह से परिचय है, इसका मुंह दिखाई आप कर सकते हो। सदन में तो लोगों को मालूम पड़ गई, जो मेंबर हैं उनको, और बाहर गजट में प्रकाशित हुआ तो पूरे देश को मालूम पड़ गई कि भाई हमारे संसद में एक नया कानून बनने जा रहा है। तो प्रथम पाठन क्लियर हुआ, ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ आप देखो, इसको यहाँ रखने से, यहाँ लाने से पहले लोकसभा स्पीकर से अनुमति जरूर ली जाती है, अगर लोकसभा में रखा जाता है तो। और राज्यसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा के सभापति से, मतलब क्लास या मॉनिटर से, तो भाई थोड़ी सी वो करोगे ना, भाई साहब हम नया कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ सदन के स्पीकर से अनुमति ली जाती है, क्लियर बात। द्वितीय पाठन, दूसरा पाठन क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या है। द्वितीय पाठन में 3 चरण होते हैं, मतलब इसके अंदर फिर वो छोटे 3 स्टेप होते हैं। दूसरे स्टेज में छोटे 3 सब स्टेज होते हैं, देखो उनके नाम क्या है। दूसरे पाठन में जो पहला स्टेज होता है उसका नाम है सामान्य चर्चा,
भाई आपने अखबार में प्रकाशित करवा दिया, इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी करा ही चुके हो, अब जब दूसरी बार आप लेकर के आए हो ना, तो उस विधेयक पर वहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है, या तो चर्चा कर ली जाती है जब रखते हैं, ये करने के बाद विधेयक परवर समिति को सौंप दिया जाता है। एक समिति बनी होती है परवर समिति, प्रत्येक सदन की अपनी एक समिति होती है, उसका नाम होता है प्रवर समिति, जो विधेयकों की जांच करती है, जो विधेयकों पर। अब भाई देखो ये अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है चीज़ें। फिर या तो उसको सौंप दें, या क्या कर दें, संयुक्त समिति को सौंपा जाए, या जनता की राय जानने के लिए फिर लोकल समाचार पत्रों में प्रकाशित उसको करवा दिए। तो 4 ऑप्शन बचते हैं सदन के पास। क्या होता है, या तो स्वयं उस पर चर्चा कर ले, या वो क्या कर सकता है, उसको परवर समिति को सौंप देता है, या विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है, या फिर जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। मतलब दूसरे चरण में जब आप घुसते हैं तो पहले में ही सामान्य चर्चा का टॉपिक है ना, उसमें 4 पॉइंट में से कोई भी एक काम कर लिया जाता है। या तो सीधी चर्चा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या परवर समिति को भेज दो, या संयुक्त समिति को सौंप दो। ये 4 कामों में से कोई एक काम कर सकता है। अभी परवर समिति और संयुक्त समिति क्या होती है, देखो परवर समिति तो जिस सदन में आप पेश कर रहे हो ना, उसी सदन की होती है। राज्यसभा की अपनी परवर समिति होती है और लोकसभा की अपनी परवर समिति होती है, और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के मेंबर होते हैं। अधिकांशतः इस परवर समिति को ही भेजा जाता है, 99% में कहूँ इस परवर समिति को ही भेजा जाएगा। परवर समिति क्या होती है, ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ कानून की ऑलरेडी जानकारी होती है, समझदार लोग होते हैं। अब यार देखो, कई बार ऐसे भी होते हैं ना, कई लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो चुनाव जीत कर तो जाते हैं लेकिन उनको कोई ज्ञान व्यान नहीं होता। वो ठीक है, जनता में उनकी अच्छी, गाँव में पेट है, लोगों के बीच घूमे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि वो किसी बिल को पढ़ सकें, है ना, उसकी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो पूरा पढ़ सकें। कई बार ऐसे हमारे मेंबर भी होते हैं, सभी मेंबर पूरी तरह से पढ़े लिखे हों इसकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सारे के सारे मेंबर, ऐसे मान लो कोई अनपढ़ मेंबर है, कोई 5वीं पास मेंबर है, कोई 8वीं पास मेंबर है, उसको मैंने वहाँ बिल की कॉपी थमा दी, तो वो क्या पढ़ेगा उसमें से। लेकिन अब इसका जुगाड़ ये होता है कि फिर परवर समिति में भेज देते हैं कि भाई परवर समिति में जो मेंबर होंगे ना, वो थोड़े पढ़े लिखे, समझदार, अनुभवी लोग होंगे, जो उसकी जांच करते हैं कि भाई ये जो बिल आ रहा है ना, कुछ गलती वलती तो नहीं है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें जोड़ा जाए, क्या इसमें हटाया जाए, सारी चीज़ें वो इसकी चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलत नहीं हो पाए, इसलिए वो परवर समिति में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ये हुआ। फिर इसके बाद में अब मान लो अब ये परवर समिति में चला गया, ठीक है। अब परवर समिति क्या करती है, विधेयक को अलग अलग भागों में बांटती है, मतलब उसका ठीक से करती है। प्रत्येक भाग पर वो एक 8-10 मेंबर होते हैं, वो चर्चा करते हैं, और अगर कोई संशोधन है तो वो सुझाव कर देती है। इनका फाइनल नहीं, ये तो समिति है, ये तो मतलब हमारे 50 लोगों की क्लास में से 10 लोगों को एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई थोड़ा देखना इसको, ये बिल आया है, इसको क्या क्या करना है। तो समिति विधेयक को 2 भागों में या दो भागों में क्या कुछ भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग पर चर्चा करती है और यथासंभव उसमें संशोधन करती है अगर कोई संभव हो रहा है तो। ठीक है, फिर आती है तीसरी स्टेज, इसमें विचार विमर्श की स्टेज। अभी दूसरे पाठन में ही हैं। इस तीसरी स्टेज में क्या होता है, प्रत्येक भाग पर अब ये खुला हो गया, अब परवर समिति ने इसको जांच लिया, फिर परवर समिति जांच करने के बाद वापस सदन में ले आती है। अब सदन पर क्या होती है, खुली चर्चा होती है, अब इस पर बहस होती है, अब इसके पूरी जो आपको भड़ास निकालनी है इसके बारे में आप खुलकर बोलिए। यथासंभव अगर कोई संशोधन करना है, मान लो भाई 150 है, इसमें आपके धाराएं 150 धाराएं उसमें जोड़ी हुई है, अब आपको धारा नंबर 49 पर कोई विरोध है तो उसको आप पढ़िए, उसको ये जोड़ो ये हटाओ, सारी बात आप कर सकते हो। तो वो करना, उसमें फिर मतदान के द्वारा उनको स्वीकृतियाँ मिलती है कि भाई कौन सी धारा रखनी है, कौन सा शब्द हटाना है, कौन सा रखना है, वो सब पर इस पर यहाँ पर क्या होती है, वोटिंग होती है। ये हमारा विचार विमर्श के साथ ही दूसरा पाठन समाप्त हो जाता है। यहाँ मतदान हो जाता है कंप्लीट, क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या रखना है, पूरी किताब यहाँ पर तैयार हो जाती है। भाई ये पूरा अपना बिल है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल कैसे पूछेगा, साधारण विधेयक में या किसी भी विधेयक में वोटिंग निम्नलिखित में से किस चरण में होती है,
या किस पाठन में होती है, ये पूछेगा आपसे। किसी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में विधेयक पर वोटिंग किस चरण में होती है, तो हम कहेंगे द्वितीय पाठन में, बीच वाले सेकंड पाठन में ही वोटिंग होती है। ध्यान रखिएगा, प्रथम पाठन में तो केवल मुंह दिखाई है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तीसरे में सिर्फ क्या होता है, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। वोटिंग कहाँ होती है, प्रत्येक भाग पर मतदान कहाँ होता है, द्वितीय पाठन पर होता है। चलिए, तृतीय पाठन, तीसरा पाठन, तृतीय पाठन। सदन विधेयक पर चर्चा करता है लेकिन अब संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब अब ये जो है ना, अब इस पर संशोधन नहीं होगा, अलग अलग भागों के यहाँ पर वोट नहीं डलेंगे। पारित करें कि ना करें, फाइनल वोटिंग का टाइम है। पारित करें कि ना करें यही पूछा जाता है। अब इस पर एक एक करके वोटिंग नहीं होगी। व्याकरण की अशुद्धियाँ, कोई छोटी मोटी गलतियाँ तो उसको ठीक कर लो। संसद विधेयक को पारित करता है, मतलब पास कर देता है अपनी ओर से। पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। हमने यहाँ से सहमति हो गए, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पर तृतीय पठन कंप्लीट हो जाता है। चौथा पठन, मतलब चौथा स्टेज क्या होगा, दूसरे सदन में इसको भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन, मान लो दूसरे सदन में कोई दूसरा सदन विधेयक में कोई संशोधन करता है, तब बिल को पुनः प्रथम सदन में भेजा। मतलब आपने अपनी वाली क्लास से इसको तैयार करके भेज दिया दूसरे वाली क्लास में। अब मान लो दूसरी वाली क्लास ने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों राजी है ना। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन दूसरे वाला सदन मान लो कहे कि भाई ये 2 लाइनें चेंज कर दो, इसका मतलब वापस भेजेगा हमको वो, तो वो पुनः प्रथम सदन को भेजता है। वापस वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, उसको वापस वो चेंज करे कि ना करे, देखते आगे जाते क्या होता है। लेकिन अगर कुछ बदलाव करना है तो वो सदन वापस भेज देता है। विधेयक दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पारित हो जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत उनको नहीं होती है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा। भाई या तो उसको वो क्या करें, अगर कुछ बदलाव करते हैं, देखो भाई दूसरी क्लास में हमने भेजा ना, उनके पास कितने ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो उसको स्वीकार कर ले बिना किसी रुकावट के, बिना कोई विवाद के, बिना किसी संशोधन के, मतलब मान गए तो ठीक है, आराम से हो गया। दूसरा उनके पास क्या हो सकते हैं, वो कुछ बदलाव करें, 2 लाइनें हटा दी या 2 लाइनें जोड़ के वापस भेज दिया, वो ऐसा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि वो बिना कुछ कहें अपने पास रोक के रख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो बिना कुछ कहें अपने पास रोक के रख लेते हैं, वो अंदर रख लेते हैं, कुछ करते ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि वो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, वहाँ वोटिंग हुई वहाँ पास नहीं हो पाया, अस्वीकार भी तो हो सकता है ना, तो ये उनके पास होते हैं। इस तरह दूसरा सदन विधेयक को मैक्सिमम 6 महीने रोक लेता है, कई बार 6 महीने तक वो रोक लेता है। अगर वो ऐसा रोक लेता है तब एक संयुक्त बैठक का प्रावधान निकल करके सामने आता है। ठीक है, अगर रोक लेता है, ठीक है, अगर मान लो तो हमने दूसरी क्लास में भेजा, उस क्लास के लड़कों ने उसको रोक के रख लिया, मतलब कि 6 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दिया, तो हमको गुस्सा तो आएगा ना पहले सदन को। तो फिर वो राष्ट्रपति जी से बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, वो तो मान नहीं रहे, दोनों की एक साथ मीटिंग करा दो, विवाद हो रहा बेवजह, हमने कोई कानून बनाकर भेजा और रोक के बैठ गए। या ऐसा हो सकता है हमने कानून बनाया और उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तब भी कर सकते हो। अगर वो अस्वीकार करे ना, तब भी संयुक्त बैठक का प्रावधान बुलाया जा सकता है। मतलब ये हुआ, ये दोनों हो गए ना बात। देखो, पहले सदन से पारित हुआ, दूसरे में गया, ये तो प्रक्रिया हुई। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर इस दोनों के बीच में क्योंकि उसका दोनों सदनों से पारित होना बहुत जरूरी है, एक सदन से पारित हुआ हुआ काम नहीं करेगा ना। लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से पास होना बहुत जरूरी है। अब अगर राज्यसभा वाले मान नहीं रहे तो ये यहाँ क्या आगे रुकावट आई ना, भाई राज्यसभा वाले नहीं मान रहे हैं, अगर दोनों के बीच में कोई टकराव हो गया तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और ये आर्टिकल याद रखोगे, 108 अनुच्छेद 108 किसके बारे में बात करता है, संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। मैं कहता हूँ जो पहले प्रक्रिया पढ़ी ना, उस प्रक्रिया से 5 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संयुक्त बैठक वाला प्रावधान है। अगर अब तक की बात में अगर आपको नींद आ रही हो तो अब जाग जाइए, संयुक्त बैठक वाला प्रावधान बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कब होती है, जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर के
टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब टकराव की स्थिति होती है। तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। पहला सवाल तो आसान सा यही से बन जाता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ऑफिशियली कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आगे वाला लाइन ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठक बुलाने में और अध्यक्षता करने में अंतर है। ठीक है, किसी बैठक को बुलाने में और अध्यक्षता करने में अंतर है। बैठक को बुलाने में और बैठक की अध्यक्षता करने में अंतर है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर अवेलेबल नहीं है, मान लो बीमार पड़े हुए, तो कौन करेगा उनकी जगह अध्यक्षता? उपाध्यक्ष करेगा। मान लो उपाध्यक्ष आपके घर में शादी है, बहुत इमरजेंसी हो गया, नहीं आ सकते, तो कौन करेंगे? उपसभापति करेंगे। ध्यान रखना, सभापति नहीं, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति ऑलरेडी होता है, और संयुक्त बैठक में वही व्यक्ति करेगा अध्यक्षता जो दोनों सदनों में से किसी एक का मेंबर हो। तो पहला स्थान किसका है? अध्यक्ष साहब करें, बिल्कुल कोशिश करें उस दिन आए, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं आ पाते हैं तो कौन करेगा? उपसभापति। उपसभापति भी नहीं आ पाते हैं तो दोनों सदनों में से कोई एक मेंबर चुन लो, राष्ट्रपति जिसको नाम देगा वो कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों को ही लागू किया जाता है। मतलब बैठक के नियम किस सदन के किस क्लास के नियम लागू होंगे बैठक में? लोकसभा के नियम लागू होंगे। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अभी तक 3 बार संसद की, मैं कहता हूँ मेरा तो फेवरेट सवाल है, अगर मुझे पेपर बनाने दिया जाए इस बार का आरएस में, तो भाई मैं तो एक सवाल इधर से आराम से बना सकता हूँ, और पूरी उम्मीद है कि संयुक्त बैठक से सवाल आए। ठीक है, तो अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कब कब हुई है? जब 3 ही बार हुई है तो भाई याद रखो कब कब हुई है, रोज़ तो होती नहीं है, ऐसा थोड़ी हर साल होती है ना। तो ध्यान रखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मतलब दहेज अधिनियम याद करो आप, ये प्रतिषेध छोड़ भी इसका शब्द मत याद रखो, केवल दहेज कानून याद रखो। दहेज अधिनियम मतलब कानून भी होता है, पॉलिटिक्स सिर्फ शब्दों का खेल है, एक शब्द को पकड़ के मत बैठना। एक बात 3 बार मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, एक की लाइन दूसरी लाइन और तरीके से बोल देता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि ताकि आपको समझ में रहे कि एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस एग्जामिनर 2-3 तरीके से तोड़ करके भी बोल देता है। दहेज अधिनियम या फिर दहेज कानून, कुछ भी बोलूँ एक ही बात है। दहेज अधिनियम 1961, इसके समय विवाद हुआ था, तब 1962 में, देखो ये अधिनियम 1961 वाला, लेकिन बैठक कब हुई? 1962 में, आपको ये याद करना। तो दहेज कानून के संबंध में 1962 में हुई। एक बैंक सेवा आयोग का अधिनियम बना था, उसमें विवाद हुआ, तो 1978 में बनी थी, मतलब उसमें 1978 में बैठक हुई। एक आतंकवाद का अधिनियम बना पोटा, जिसे कहते हैं 2002 में हुआ था, इसकी बैठक भी 2002 में हुई। तो 3 वर्ष हमको याद करने हैं, 62, 78 और 2002। ऐसे 3 मौके आए जब संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई। 3 मौक़ों पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई। ये हमारी संयुक्त बैठक। अब दूसरा वाला विधेयक कौन सा है? धन विधेयक। साधारण विधेयक का प्रकार समझ लिया, और दूसरा कौन सा था? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, धन विधेयक क्या होता है, इसका आर्टिकल याद करिएगा, बहुत ज़रूरी है, 110। संयुक्त बैठक का कौन सा अनुच्छेद है? मैंने कहा ना, अनुच्छेद वहीं पढ़ने हैं जो मैं बोलूँ, मैं आपको कहूँ कि इसका अनुच्छेद याद करो, उसी का याद करना है, उसके अलावा कोई भी अनुच्छेद आपको याद नहीं करना। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का अनुच्छेद कौन सा है? 108 है, 109 कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, आपको 110 याद करना है। धन विधेयक का अगर अनुच्छेद पूछें आपसे, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है, तो हम कहेंगे 110। किन किन मामलों से जुड़ा हुआ कोई कानून होगा तब उसे धन विधेयक कहेंगे? यदि वो कोई करारोपण की बात कर रहा हो, किसी टैक्स की बात करता हो,
या वो भारत सरकार के किसी ऋण लेने संबंधी बात करता हो, या वो संचित निधि से के किसी मामले से संबंधित हो, या आकस्मिक निधि से किसी मामले से संबंधित हो। मतलब संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित कोई कानून बन रहा हो तो उसे धन विधेयक कहा जा सकता है। या वो टैक्स लगा रहा हो, टैक्स लगाने का कोई कानून बन रहा हो, भारत सरकार द्वारा ऋण लेने संबंधी कोई कानून बन रहा हो, संचित निधि व आकस्मिक निधि से संबंधित कोई बात हो, कोई कानून हो उसे। ठीक है, ये आपको सारे नहीं याद करने, 2-3 याद रखो भाई, टैक्स लग रहा हो, कोई ऋण का मामला हो, और संचित निधि और आकस्मिक निधि, बस। बाकी भी देखो शब्द में ये नाम आ रहा है, संचित निधि से धन का विनियोग, संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना, संचित निधि और लोक लेखा की अभिरक्षा। तो संचित निधि मतलब एक तो नाम याद हुआ टैक्स, कर लगाने से, करारोपण से, दूसरा नाम किया आपने ऋण के संबंध, और तीसरा आपने संचित निधि और आकस्मिक निधि। इनके संबंध में कोई कानून आए तो उस कानून को धन विधेयक कहा जा सकता है। क्लियर बात? उस कानून को धन विधेयक कहा जा सकता है। और ये निर्णय कौन करेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं, तो हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। किसी कानून के धन विधेयक होने या नहीं होने का निर्णय कौन करेगा, तो हम कहेंगे लोकसभा का स्पीकर करता है। यदि किसी विधेयक में केवल इन प्रावधानों का उल्लेख हो तथा इसमें अन्य किसी बात का उल्लेख नहीं हो तो उसे धन विधेयक कहते हैं। यदि किसी विधेयक में ये जो मैंने आपको बताएं, कर हुआ, ऋण हुआ और संचित निधि से, आकस्मिक निधि से संबंधित कोई कानून बन रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो धन विधेयक होगा ही होगा, नहीं बनाया जा सकता है, धन विधेयक हो सकता है। और डिसीजन कौन करेगा, प्रमाणित सील कौन लगाएगा धन विधेयक की? लोकसभा का स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय केवल स्पीकर करता है, मतलब कि लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, कोई नहीं कर सकता। इसने जो कर दिया, अगर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि भाई ये वाला विधेयक धन विधेयक है, तो वो है, उसे हिंदुस्तान में किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे हमने साधारण विधेयक की प्रक्रिया देखी थी, उसी प्रकार से हमको धन विधेयक की प्रक्रिया देखनी है कि धन विधेयक किस प्रकार से पास होता है। धन विधेयक थोड़ा सा अलग है साधारण विधेयक की तुलना में, समझिएगा। ठीक है, देखो धन विधेयक की प्रक्रिया ये 109 में दे रखी है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में। 109 वाली बात आपको नहीं याद करनी। आपको कोई कहे कि धन विधेयक कहाँ बात करी गई है, तो आपको होगा 110 में करी गई। ठीक है, इसके बारे में शर्तें पढ़ो। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक क्या होता है? ऐसा विधेयक जिसे किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना। और यहाँ धन विधेयक वाली प्रक्रिया में पहली ही लाइन लिखी हुई है, धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि धन विधेयक को केवल और केवल मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। कोई सांसद, कोई प्राइवेट मेंबर, ठीक है, कोई निजी मेंबर, निजी सदस्य धन विधेयक पेश नहीं कर सकता। सत्य असत्य कथनों के रूप में, याद रखिएगा। सवाल बनेगा धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यह सवाल आ जाए कि धन विधेयक निजी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है। नहीं, धन विधेयक हमेशा एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और अगर मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो वो निश्चित रूप से क्या है? सरकारी विधेयक। इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पहले ही राष्ट्रपति से सहमति ले ली जाती है। इसे केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। पहले लिख लेना साथ में ना, इसे केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। मतलब देखो, साधारण, इसकी तुलना करनी है आपको, सवाल तुलनात्मक रूप से भी आ सकता है। साधारण विधेयक में हमने क्या पढ़ा? कोई भी पेश कर सकता है, ठीक है, चाहे वो निजी मेंबर करो चाहे मंत्री करो। लेकिन ध्यान रखना, धन विधेयक में केवल मंत्री कर सकता है। दूसरा अंतर क्या है? साधारण विधेयक को आप पहले चाहे लोकसभा में पेश करो चाहे राज्यसभा में पेश करो, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ क्या है? पहले इसे लोकसभा में ही पेश करना होगा। वहाँ आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं थी, किसमें? साधारण विधेयक में। लेकिन यहाँ पूर्वानुमति की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। वहाँ आपको स्पीकर निर्धारित नहीं करता था, लेकिन यहाँ निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
ठीक है, स्पीकर का ये निर्णय अंतिम होता है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, मैं बोल चुका हूँ। अब जब ये वापस वापस प्रक्रिया वही है, वही आपका प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, वो तो सभी विधेयकों के लिए बराबर सी है। ठीक है, अब आपने पेश कर दिया, आपने राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले ली, स्पीकर ने सील भी लगा दी कि धन विधेयक है ना, मंत्री जी ने पेश कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया गजट में पे उसको वहाँ करवाना, वोटिंग होना, प्रवर समिति को भेजना, वो सारे काम नॉर्मल तरीके से होंगे। फिर वो कहाँ जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता। भाई पहले लोकसभा में है तो कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, दूसरे सदन में राज्यसभा के पास ही जाएगा। राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, साधारण विधेयक वाले मामले में अस्वीकार कर सकती थी, वापस भी भेज सकती थी, लेकिन यहाँ धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे वापस नहीं भेज सकती। सत्य सत्य वाले कथनों के लिए फेवरेट पोर्शन बन रहा है ये, आराम से इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार के बढ़िया से पढ़ के याद कर सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती, अस्वीकार भी नहीं कर सकती, संशोधन भी नहीं कर सकती, वापस भेजने का कोई कानून नहीं है भाई। मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती, उधर तो 6 महीने तक रोक के बैठ सकती थी, साधारण विधेयक वाले मामले में वापस भी भेज सकती थी, अस्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ कोई खास पावर नहीं है इनके पास। कितने दिन मैक्सिमम, 14 दिन, 14 दिन तक रोक सकती है। अगर उसने 14 दिन तक रोक लिया, 14 दिन तक रोक लिया, तो ऑटोमेटिक 15वें दिन उसको वहाँ से पारित समझा जाएगा। अगर राज्यसभा ने धन विधेयक को 14 दिन तक रोक लिया तो 15वें दिन वो ऑटोमेटिक वहाँ से पारित समझा जाएगा, मतलब उनके पास कोई पावर उसको रोकने की नहीं है, मैक्सिमम 14 दिन तक लटका सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा सुझाव स्वीकार करें ये उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ, राज्यसभा कह सकती है कि भाई थोड़ा इसमें ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, लेकिन लोकसभा माने ना माने उसकी मर्जी, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, कुछ विशेष शक्तियां उसके पास नहीं। ठीक है, तो भाई मान ही लेते हैं, उनको पता है भाई जो काम, भाई सीधी सी बात है, जहां आपकी नहीं चलेगी ना वहाँ हाँ भरने में कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि हमारी चलनी नहीं है तो वहाँ मुंडी हिलाओ, बस हाँ ही भरना है, बेइज्जती कराने से कोई मतलब नहीं है। या राज्यसभा 14 डेज रोक के क्या कर लेगी, पारित तो वैसे ही होना है। तो अमूमन राज्यसभा धन विधेयक को पारित कर ही देती है। वो पारित करती है तो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक बहुत पावरफुल होता है भाई, पूरी की पूरी लोकसभा की चलती है। धन विधेयक इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, उसे पारित ही कर देता है। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी आपने अनुमति ले रखी है ना पहले, तो वो वहां से होता है। अब आपके नाम आया बजट का। बजट का कौन सा है, आर्टिकल 112 है। बजट का कौन सा आर्टिकल है, बजट का आर्टिकल है 112, इसे भी याद रखिएगा। इसका सही नाम बताऊं आपको क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, लिख लो। विवरण, वार्षिक वित्तीय, मात्रा वात्रा की गलती तो आप ठीक कर लेना। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नाम का कोई शब्द नहीं है संविधान में। सवाल आपसे गलत कराने के लिए पूछ सकता है, बजट शब्द निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। कोई बजट नाम का शब्द नहीं लिखा है, द ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के संबंध में कौन सा संविधान बात करता है ऐसा कह सकते हो, लेकिन बजट शब्द पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसका सही नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, चलो कौन सा है, आर्टिकल 112 याद रखेंगे, पर देसी भाषा में कहेंगे भाई इसको बजट कहते हैं। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित या बजट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, हम कहेंगे 112 है। क्लियर, अब इसमें क्या क्या होता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। इस वाले पार्ट को अगर छोड़ना चाहो ना आप, इस वाले पार्ट को मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है, इसको आप ना पढ़ो तब भी हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लो। एक इस बात को ध्यान रखना, ये वित्त मंत्री बजट पेश तो करता है, हम जानते हैं कि वित्त मंत्री ही भाषण देते हैं,
हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बिल्कुल भाषण पढ़ती है, बजट पेश करती है, लेकिन एग्जाम में सवाल यहाँ अगर आ जाए ना कि संसद में बजट कौन पेश करता है, तो राष्ट्रपति लिखना, वहाँ वित्त मंत्री मत करना आप कभी। वहाँ क्या आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको कहता है कि तू मेरी तरफ से बजट पेश कर दे, लेकिन सही में बजट कौन पेश करता है? राष्ट्रपति। संसद में बजट कौन पेश करता है? सवाल सीधा सीधा आ गया, ऑप्शन में अगर वित्त मंत्री हो तो कर मत देना कभी, क्या होगा? राष्ट्रपति हो। हाँ, प्रैक्टिकली टीवी में फोटो इनकी दिखती है, सुबह अखबार में फोटो इनकी आती है वित्त मंत्री की, लेकिन एग्जाम के लिए अगर आंसर में आया तो क्या करोगे? राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति की तरफ से अथोराइज्ड होता है, राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री वहाँ पर बोलने आता है। वित्त मंत्री अपनी पावर से वहाँ पेश नहीं करता, इस बात को याद रखिए, ठीक है। बजट 24 विभागीय समितियों को, जब ये बजट आया फिर यहाँ से 24 विभागीय समितियों को सौंपा जाता है, कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अनुदान की मांगें पेश की जाती है एक एक करके, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए। शिक्षा मंत्रालय को कितना खर्च होने वाला है अगली साल, भाई बजट का मतलब क्या होता है? आपका अगली साल का कितना एक प्लान है। मैं कहूँ कि आपका अगले महीने का बजट क्या है, तो आपका बजट क्या होगा? आप अगले महीने क्या क्या खर्चा करने वाले हो, आपके घर का खर्चा अगले महीने कितना होगा, कोई नई ड्रेस लेने वाले हो क्या, फ़ोन लेने वाले हो क्या, तो आपका पूरे अगले साल का एक बजट होता है, आपकी प्लानिंग होती है, आय व्यय का अगले साल का विवरण होता है, कितना पैसा आने वाला है, कितना जाने वाला है, वो बजट होता है। तो किस डिपार्टमेंट के लिए कितने खर्चे किए, वो अनुदान की मांगे, हमें इस शिक्षा मंत्रालय में इतना पैसा चाहिए हमको, पर्यावरण मंत्रालय में इतना पैसा चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय में हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसकी अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं। विपक्ष कहता है कि भाई कम करो, ये इतना चीज़ें ठीक नहीं है, तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश करता है, उसमें वो नाम होते हैं अलग अलग, नीतिगत कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती, ठीक है। विनियोग विधेयक 2 भागों में होता है, फिर इसमें आएगा अनुदान की मांगे फिर पारित की जाती है एक एक करके, भाई आप डिपार्टमेंट के लिए पैसे मांगोगे, फिर एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है जो क्या करता है, फिर निधि से खर्चा निकाला जाता है। ये मांग मान लो यहाँ से स्वीकार हो गई, भाई शिक्षा मंत्रालय को इतना पैसा देना है, यहाँ से स्वीकार हो गया, अब इसके स्वीकार हो गया तो पैसा लेना पड़ेगा ना, वो लेने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। ये भी आपका 2 भागों में हो जाता है, भाई कौन से डब्बे से, कौन से बक्से से पैसा निकालना है। एक तो संचित निधि का बक्सा होता है, ठीक है, तो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, ठीक है। एक व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं हो, वहाँ से निकालना हो तो उसके लिए अलग से आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको संचित निधि में से पैसा निकालना है तो उस पर चर्चा हो सकती है, कटौती या मतदान नहीं होता, मतलब उससे पैसे आप जितने अथोराइज्ड है ना उतने देने ही पड़ेंगे, काट नहीं सकते, ठीक है। लेकिन संचित निधि के अलावा अगर पैसा ले रहे हो किसी दूसरे बक्से से, तो वहाँ से आप उस पर मतदान हो सकता है, चर्चा तो होनी है, ठीक है। और संचित निधि वाले को स्वतः पारित हो जाता है, आपको ज़्यादा पारित करवाने जैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब कुछ कटौती प्रस्ताव वगैरह देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हल्का हल्का याद रखिए, बस 112 में बजट याद रखिएगा। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, है ना, कम करवाने के लिए, सरकार जितना मांग रही है उतना नहीं देने, संसद क्या करती है, सरकार पर कंट्रोल करती है ना, लेकिन जो क्या होता है कि सरकार बहुमत में होती है तो उनके कोई हो हल्ला करने के अलावा कोई दूसरा उनके पास बचता नहीं है, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से काम करवाता है, तो यहाँ कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन वो विपक्षी दल थोड़ा सा करते हैं। तो कटौती प्रस्ताव में एक तो नीतिगत कटौती होती है, इस प्रस्ताव में सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है। भाई जब बजट आता है ना, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हो तो अगले दिन जो सरकार के जो मेंबर होते हैं, सरकार के समर्थक होते हैं, वो तो बोलते हैं बहुत अच्छा बजट है, दूरगामी है ना, सपनों के भारत का निर्माण करने वाला, सब कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो विपक्ष होता है वो बोलता है चुनावी बजट है, कुछ नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, तो वो तो एक आम है। तो वही विपक्ष का यहाँ पर आर्थिक नीति की आलोचना करने का होता है, ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं, उसे नीतिगत कटौती कहते हैं। अनुदान की मांग को घटाकर एक ऐसे ही मतलब सपनों में ही मतलब सांकेतिक रूप से एक कर दिया जाता है। तो पूरी आर्थिक नीति की जहाँ आलोचना होती है उसे कहते हैं नीतिगत कटौती, और उसकी मांग को घटा करके एक किया जाता है, अनुदान की मांग को घटा करके। क्लियर। अगला है मितव्ययता कटौती। मितव्ययता कटौती में क्या होता है, इस प्रस्ताव में बजट की फिजूल खर्चियों को उजागर किया जाता है। विपक्ष अगर अच्छा हो, देखो मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, अभी भारत की हालत बहुत खराब है, यहाँ विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो आजकल थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है किसान आंदोलन के बाद देखो तो, बाकी हमारे देश में विपक्ष की हालत बहुत ख़राब है। और ऊपर से हमारा गोदी मीडिया जो है ना
इसने और हालात ख़राब कर चुके हैं। हमारे मीडिया चैनल तो क्या कहें उनके बारे में, जितना ख़राब करना था उन्होंने खाका पूरा ख़राब कर दिया। विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष होने से क्या, सरकार फालतू खर्चे नहीं करते, लोक लुभावन खर्चों से सरकार बचती है। देखो, मितव्यता कटौती, इस प्रस्ताव में बजट की फिजूल खर्चियों पर मैं कहूँ कि आप अगले महीने क्या क्या करने वाले हो, तो आप कहोगे मैं अगले महीने आईफोन लेने वाला हूँ, तो मैं विपक्ष हूँ, मैं कहूँगा क्यों पैसे ख़राब कर रहे हो भाई, कोई दूसरा फ़ोन ले लो 20-22 हज़ार का, क्यों आप इतने लाखों रुपए में या 50-60 हज़ार के बाहर जा रहे हो। मुझे नहीं पता कितने का आता है आईफोन, लेकिन बहुत महंगा आता है। तो मैं ये कहूँगा ना आपसे कि आपका काम 20-22 हज़ार से हो जाएगा, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो। तो ऐसा ही काम यहाँ मितव्यता कटौती में दूसरे दल के लोग, विपक्ष वाले लोग कहते हैं सरकार से कि भाई फालतू के खर्चे मत करो, ठीक है। तथा मितव्यता बरतने पर बल दिया जाता है। अनुदान की मांग की कटौती में कितनी भी राशि यहाँ पर हो सकती है। क्लियर, ये मितव्यता कटौती होगी। सांकेतिक कटौती, इसके तहत सरकार के किसी कार्य या योजना विशेष की आलोचना, इसके देखो जो आपने पहले पढ़ी तो पूरी आर्थिक जो उसकी होती है उसकी कटौती करते हैं व्यवस्था की, लेकिन यहाँ सांकेतिक कटौती में किसी विशेष योजना की आलोचना की जाती है और अनुदान में 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है, ये भी सांकेतिक होती है, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में याद रखेंगे। क्लियर, मेरे हिसाब से आगे की बातें अपन कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे। ये हमने जो है कानून कैसे बनता है इसके बारे में आपसे बात करी, किस तरीके से कानून का पूरी प्रक्रिया होती है, बजट क्या होता है, हल्का फुल्का आपको समझ में आया। ज़्यादा डिटेल नहीं करना, जो क्रक्ष है वही चीज़ें पढ़नी है। आप बजट का आर्टिकल याद करिएगा, संयुक्त बैठक को बढ़िया से रट के जाइएगा, सवाल बन सकता है। और साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ से करने हैं। एक तो विधेयक के प्रकार समझने हैं आपको, साधारण विधेयक और धन, आप कॉपी में लिख लो अलग से, साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर, दोबारा पढ़ेंगे जब आप इनको समझ में आ जाएगा। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर आपको समझने कि भाई कौन कौन से अंतर होते हैं, ठीक है। फिर आपको करना है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की क्या प्रक्रिया है वो याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी वाली बात जो धन विधेयक है उसकी क्या प्रक्रिया आपको समझनी है। और अंत में ये थोड़े से मितव्यता कटौती, ये सांकेतिक कटौती, ये याद करने हैं। और थोड़े से आपको हल्का याद करना है कि बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। और ये वाली बातें भी कुछ खास नहीं, इसको भी छोड़ देना चाहो तो आप, इनको भी रहने देना, ठीक है। और क्या करना है आपको, ये जो कटौती है ना इनको थोड़ा देख लेना कि नीतिगत कटौती, ये कुछ नया सवाल यहाँ से टफ बनाना चाहिए ना सवाल को, पेपर को अगर टफ बनाएगा तो यहाँ से सवाल जरूर पूछेगा नीतिगत कटौती वगैरह से, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ बातें और बची है, संसद काफ़ी लंबा टॉपिक है, उसके बाद सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। संसद के बाद आपकी यात्रा काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, मुझे लगता है एक एक वीडियो में सारे टॉपिक अपने खत्म होते जाएंगे। संसद तक थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, संसद के बाद एक टॉपिक एक एक क्लास का मेरे हिसाब से होने वाला है। थोड़ी राज्य विधानसभा लंबी हो सकती है, बाकी सारे टॉपिक एक एक क्लास के होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।